बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आज का हमारा विषय है प्रेमचंद के युग के बाद की कहानी। हिंदी कहानी में यथार्थपरक तथा भावात्मक प्रवृत्तियों को लाने का श्रेय प्रेमचंद और प्रसाद को है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की, उसे जन सामान्य से और यथार्थ से जोड़ा। उसी युग में जयशंकर प्रसाद ने कहानी को भावुकता की ओर, काव्यात्मकता की ओर अग्रसर किया। प्रेमचंद के बाद में कहानी की रचना प्रक्रिया का निर्माण दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति आदि ज्ञान के विभिन्न पक्षों से हुआ। इस युग के लेखकों ने कहानियों में मानव मन की अंत्य यात्रा की है तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों और संदर्भों को कहानियों का विषय बनाया है। पुरानी कहानी जहाँ घटना प्रदान या पात्र प्रदान होती थी, वहीं आधुनिक कहानी मनोविश्लेषण प्रदान होने लगी। मानव मन के अंतर्द्वंद्व को, उसके संघर्ष को प्रस्तुत करना नई कहानी की पहचान बन गई। इस युग के कहानीकारों पर फ्रायड के मनोविश्लेषण और अचेतन मन संबंधी अध्ययन का बहुत प्रभाव पड़ा है। जैनेन्द्र, अज्ञेय तथा इलाचंद्र जोशी इस युग के तथा इस धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। जैनेन्द्र की कहानियों पर मनोविज्ञान के साथ उनके दार्शनिक चिंतन का भी प्रभाव पड़ा है। दो शब्द आ रहे हैं, मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण। मनोविज्ञान किसी एक विशिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्धारित नहीं है, कोई एक विशिष्ट सिद्धांत नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य सिद्धांत हैं। मानव मन की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करना मनोविज्ञान है। इस प्रकार का मनोविज्ञान हमें प्रेमचंद की कहानियों में भी दिखाई देता है। उनके पात्र भी मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रस्त होते हैं। भावनाओं का उथल फुथल उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। लेकिन मनोविश्लेषण विशेष रूप से फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों को साहित्य में प्रस्तुत करना, इन सिद्धांतों के आलोक में मानव मन की अंतर्वृत्तियों का विश्लेषण करना, ये मनोविश्लेषण है। मनोविज्ञान भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है, जबकि मनोविश्लेषण पाश्चात्य परंपरा का परिचायक है। अज्ञेय की कहानियाँ मनोविश्लेषणवादी है, पर उन पर राजनीति का भी प्रभाव है। इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ शुद्ध मनोविश्लेषणवादी है, जिनमें पात्रों की कुंठाओं का चित्रण हुआ है। इसके साथ ही इस काल में ऐसे कहानीकारों का भी उदय हुआ जिन्होंने मनोविज्ञान के साथ कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतारा। इन कहानीकारों की दृष्टि व्यक्ति के अंतर्जगत पर ही नहीं, उसके बाहरी संघर्ष पर भी रही। इन कहानीकारों में यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रांगई राघव आदि के नाम प्रमुख हैं। इन लेखकों ने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग के पात्रों के दुख सुख को अभिव्यक्त कर शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इनमें मनोविज्ञान भी है, इनमें मार्क्सवाद भी है, इनमें सामाजिक चिंतन भी है और इन रचनाओं में व्यक्ति के संघर्ष भी हैं। इन लेखकों पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस युग में लेखकों ने कथानक की परंपरागत रूढ़ि का परित्याग किया। इनके लिए कथानक में घटनाओं का होना आवश्यक नहीं है। इन कहानियों में चरित्र चित्रण की समस्या अधिक जटिल है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान ने इस युग की कहानी को नई दिशा दी है। इस युग की कहानी में वातावरण का उपयोग कहानी के पात्रों के जटिल अनुभवों के सहभोक्ता के रूप में हुआ है। वातावरण न तो उद्दीपन के लिए है और न कहानी में कोई पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए, जैसे वह पात्रों के संघर्ष का अंग है। इस युग की कहानी मनुष्य की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सीधा साक्षात्कार करती है। इस युग में कहानीकार कहानी के शिल्प के प्रति भी बहुत सचेत रहे हैं तथा प्रतीक व बिंब योजना नए ढंग से हुई है। शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग इस काल में कहानीकारों ने किए हैं तथा उन्होंने कलात्मक तत्वों का उपयोग वास्तविक जीवन का मर्म समझाने के लिए किया है। इस युग की कहानी की भाषा सहज और वास्तविक जीवन के निकट है। उसमें कृत्रिमता और सायास कलात्मकता का अभाव है। बिल्कुल बोलचाल की सामान्य भाषा जो हम आमतौर पर काम लेते हैं, जिसको सुनते हैं,
उस भाषा में कहानियाँ लिखी गई हैं। कहानी का नवीन युग। सन 1950 के पश्चात की कहानी को हम नवीन युग की कहानी कह सकते हैं। इसे स्वातंत्र्योत्तर कहानी भी कह सकते हैं। जो प्रवृत्तियाँ इस काल की कहानी में मिलती है उनका सूत्रपात प्रेमचंदोत्तर काल में ही हो गया था तथा प्रेमचंदोत्तर काल के पर्याप्त कहानीकार आज तक कहानियाँ लिख रहे हैं। लेकिन फिर भी नई पीढ़ी के कहानीकारों ने कथ्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से कहानी को जो नया आधार भूमि दी है, उसने इस युग की कहानी संबंधी सभी परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ा है तथा इस युग का कहानीकार अपने परिवेश की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक है। व्यक्ति और परिवेश का जो संघर्ष व्यक्ति के चेतन अचेतन और उसके सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, उसको इस युग की कहानी में अभिव्यक्ति मिली है। 1950 के बाद में सामाजिक जीवन में जो बदलाव हुए, जिस तरह नवीन तकनीक आई, उसका प्रभाव हमें कहानियों में देखने को मिलता है। महानगरीय जीवन, औद्योगिकरण, जनतंत्र की अवधारणा, आर्थिक वैषम्य आदि के कारण आए परस्पर संबंधों में परिवर्तन तथा उनके अंतर्विरोधों को इस युग की कहानी रेखांकित करती है। स्त्री पुरुष, माँ पुत्र आदि के बदलते रिश्तों को नई दृष्टि से इस कहानी ने देखा है। आम आदमी के जीवन संघर्ष को आज की कहानी ने पूरी गरिमा के साथ उभारा है तथा मानवीय संवेदनाओं को नए सिरे से परिभाषित किया है। कथानक के प्रति आज के कहानीकार को कोई आग्रह नहीं है। जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण क्षण कहानी का कथ्य बन सकता है। चरित्रों की भीतरी और बाहरी दुनिया की टकराहट, उसमें गहरे उतरते जाना आज की कहानी की विशेषता है। इसलिए आज का कहानीकार अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देता है। कहानीकार खुद इस दुनिया की हकीकत को महसूस करे और उसे अपनी कहानी में उतारे। ये प्रवृत्ति वर्तमान दौर में हमें दिखाई देती है। शिल्प की दृष्टि से आज की कहानी बहुत आगे आ चुकी है। सांकेतिकता, प्रतीक, योजना, बिंब, विधान आदि की दृष्टि से आज की कहानी में नई संभावनाएं पाई जाती है। आज की कहानी के संदर्भ में सांकेतिकता का जिक्र करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि आज की कहानी संकेत करती नहीं बल्कि संकेत है। जितनी सामर्थ्यवान तथा रचनात्मक भाषा आज की कहानी की है, उतनी पहले कभी नहीं थी। रिपोर्टाज, रेखाचित्र, डायरी, आत्मकथा, पत्र आदि अनेक रूप लिए कहानी निरंतर आगे बढ़ रही है। इस युग की कहानी में ग्राम के कथानकों का उपयोग भी बड़े व्यापक ढंग से हुआ है, जिनमें स्वतंत्र भारत के बदलते गांवों की समस्याओं को सहज अभिव्यक्ति मिली है। इस युग के कथाकारों की सूची बहुत लंबी है, जैसे धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, मन्नू भंडारी, भैरव प्रसाद गुप्त, उषा प्रियमवदा, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी, भीष्म साहनी, अमरकांत, कुलभूषण, निर्मल वर्मा, रमेश बख्शी, शैलेश मटियानी, श्रीकांत वर्मा, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, महीप सिंह, मणि मधुकर, रमेश उपाध्याय आदि। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद में कहानी की अलग अलग धाराएं। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी कहानी के क्षेत्र में कई आंदोलन और धाराएं प्रस्फुटित हुई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है नई कहानी। नई कहानी नाम 1956 में कहानी पत्रिका के कहानी विशेषांक में पहली बार दिया गया। इसी अंक में नई कहानी की नई संवेदनाओं और संभावनाओं को लेकर डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर सुरेश सिन्हा आदि समीक्षकों ने तथा मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल आदि कथाकारों ने नई कहानी संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाया तथा नई कहानी कुछ लोगों के विरोधों के बावजूद स्वतंत्रता के पश्चात की प्रतिनिधि कहानी धारा के रूप में स्थापित हो गई। अब बात करते हैं नई कहानी है क्या। इसके बारे में लेखक लिखते हैं, नई कहानी उस बदले हुए परिवेश की कहानी है जिसमें परंपरागत सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, पुराने मूल्यों का अस्वीकार, औद्योगिकरण से व्युत्पन्न जीवन समस्याएं, आर्थिक विशेषताएं तथा वर्ग संघर्ष, अनास्थापूर्ण व्यक्तिवादिता, महानगरीय जीवन का आतंक, बदलते परस्पर संबंध आदि समाविष्ट हैं।
नई कहानी में कहानीकार ने इस नए परिवेश को ईमानदारी से अभिव्यक्ति दी है, अतः उसकी अनुभूति अधिक प्रामाणिक है। उसमें ध्वंसोन्मुखी यानी जो ध्वंस हो रहे हैं, जिनका पतन हो रहा है, ऐसे नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, बदलते मूल्यों तथा टूटती मर्यादाओं के प्रति तीव्र आकुलता है। नई कहानी में वर्तमान जीवन की व्यग्रता, टूटन, अनास्था, आत्महीनता, कुंठा, बौद्धिक ऊहापोह आदि को चित्रित किया गया है तथा उसने परंपरागत रूढ़ जीवन आदर्शों से विद्रोह किया है। नई कहानी नएपन को व्यक्त करती है। जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में या फिर राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में, उन सब परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसते हुए अपनी अनुभूति के आधार पर इन्होंने अभिव्यक्ति की है। मनोविश्लेषण का सहारा लेकर नई कहानी व्यक्ति और समाज के विविध आयामों का नई दृष्टि से निरूपण करती है। उसमें जहाँ प्रेम तथा स्त्री पुरुष संबंधों को खुली दृष्टि से देखा गया है, वहीं जीवन की विषम परिस्थितियों में फंसे आम आदमी के स्वर को भी उबारा गया है। नई कहानी का फलक बहुत व्यापक है। विषय वस्तु जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उसमें देश विदेश, ग्राम, नगर, महानगर, व्यक्ति, समाज की विस्तृत सीमाओं को समाहित किया गया है। शिल्प और भाषा के क्षेत्र में भी नई कहानी ने नए आयाम खोले हैं। नई कहानी के पास जो भाषा है वह आडंबरहीन है तथा वास्तविक जीवन की भाषा है, जिससे यथार्थ की अभिव्यक्ति सहजता से होती है। इतनी सामर्थ्यवान भाषा पुरानी कहानी के पास नहीं थी। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रेणु, मधुकर, गंगाधर, उषा प्रियमवदा, हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन आदि नई कहानी धारा के प्रतिनिधि कहानीकार हैं। नई कहानी के साथ साथ एक और नाम हमें आधुनिक युग में 1950-55 के बाद में सुनने को मिला, सचेतन कहानी। इसकी शुरुआत आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से हुई। इस पत्रिका के संपादक डॉक्टर महीप सिंह थे। इसमें कहा गया कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। विभिन्न पत्रिकाओं में छुटपुट लेखों द्वारा तथा संचेतना पत्रिका के माध्यम से सचेतन कहानी को स्थापित करने के प्रयास चलते रहे, मगर यह अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हो सका कि सचेतन कहानी नई कहानी से किस प्रकार अलग है। इसलिए सचेतन कहानी का कोई अलग व्यक्तित्व नहीं बन सका। 1960 के बाद में आ कहानी नाम से एक कथाधारा सामने आई। आ कहानी फ्रांस में जन्मी एंटी स्टोरी का भारतीय रूपांतर है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने आ कहानी के संबंध में लिखा है, आ कहानी कहानी की धारणागत प्रतीति से अलग एक स्थापित कथाधारा है जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्व समीक्षकों को अस्वीकार करती है। आ कहानी अमूर्त कथा विधा अथवा कथाहीन कहानी है। इसकी अवधारणा में मूल में समग्र जीवन के अस्वीकार की भावना है, इसलिए आ कहानी बहुता की विरोधी है तथा निर्वैयक्तिकता की हिमायती है। आ कहानी जीवन के उन संदर्भों को खोजने का प्रयास करती है जो जीवन में आत्मपीड़न, संत्रास, पुंसत्वहीन नियति, रिक्तता बोध से जुड़े हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आ कहानी में कहानी के सभी परंपरागत मानकों को अस्वीकार कर दिया गया। ये मानक विषय वस्तु के क्षेत्र में भी थे और ये मानक शैली और भाषा के संबंध में भी थे। इस तरह परंपरागत कहानी के प्रतिमानों पर जो रचनाएं अस्वीकृत की गई, उनको आ कहानी ने अपने में शामिल करके प्रतिष्ठित किया। 1970 तक आते आते नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी आदि आंदोलन अवसान को प्राप्त हो गए तो 1972 में कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। इब्राहिम शरीफ, कामतानाथ, ललित मोहन अवस्थी, डॉक्टर वचनदेव राय आदि ने समानांतर कहानी पर लेख लिखे। लेखक की प्रतिबद्धता, नई रचनाशीलता तथा आम आदमी के दुख दर्दों की पक्षधरता समांतर कहानी के विविध पक्ष माने गए। कहानीकारों की लंबी पीढ़ी समांतर कहानी से जुड़ी
तथा इन लोगों ने समांतर कहानी पर खूब बहस की, किंतु सारी चर्चा ये स्पष्ट न कर सकी कि समांतर कहानी नई कहानी या सचेतन कहानी से किस प्रकार अलग है। साथ ही आम आदमी का प्रयोग इन लोगों ने एक नारे के रूप में किया। इस आंदोलन के मूल में कमलेश्वर को प्रेमचंद के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानीकार सिद्ध करने की भावना थी। अतः अपनी सीमित दृष्टि के कारण यह आंदोलन जितनी तेजी से उभरा उतनी ही तेजी से अवसान को प्राप्त हो गया। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना के साथ एक दृष्टिवान विचार को लेकर साहित्य में बहस प्रारंभ हुई। 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी आंदोलन की आधारशिला रखी गई। कलम, कथन, उत्तरगाथा, उत्तरार्ध, कंक आदि पत्रिकाओं में जनवादी कहानी की व्यापक चर्चा प्रारंभ हुई। इस कहानी आंदोलन ने व्यापक दृष्टि रखते हुए अपने आप को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा तथा प्रेमचंद, यशपाल, रांगई राघव, अमरकांत, मार्कंडेय की कहानियों से जोड़ा। इस परंपरा को ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, इज़राइल आदि ने आगे बढ़ाया। रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज, असगर वजाहत, उदय प्रकाश, राजेश जोशी, सुरेंद्र मान, धीरेन्द्र अस्थाना आदि कहानी की जनवादी परंपरा के आधुनिक हस्ताक्षर हैं। वस्तुतः प्रेमचंद की कहानी परंपरा ही हिंदी की वास्तविक कहानी परंपरा है। नई पीढ़ी के लोग इसी परंपरा को आगे बढ़ाकर हिंदी कहानी के भंडार को समृद्ध कर रहे हैं। 90 दशक के समाप्त होते होते हिंदी कहानी के विषय में कतिपय निष्कर्ष साफ साफ दिखाई देते हैं कि जनवादी प्रगतिशील कहानी धारा ही हिंदी कहानी की मुख्य धारा बन गई। कहानी तथा समांतर कहानी जैसे आंदोलनों की निरर्थकता ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है। अति क्रांतिकारिता और वर्ग संघर्ष के सरलीकरण की फार्मूलाबद्धता से हिंदी कहानी ने मुक्ति प्राप्त कर ली। कथाकारों का ध्यान कहानी के रचाव की प्रक्रिया पर पूरी तरह से गया है। लोक और क्षेत्र के गद्य ने हिंदी कहानी की भाषा को नई अर्थवत्ता प्रदान की है। इसलिए जनवादी तथा प्रगतिशील कहानीकारों ने कलात्मकता की बुलंदियों को स्पर्श किया। निम्न मध्य वर्ग अब कहानी का केंद्रीय चरित्र नहीं रहा, प्रत्युत व्यापक जीवन फलक को समेटने का प्रयास हिंदी कहानी ने किया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि निम्न मध्य वर्ग पर भी कहानियाँ लिखी जा रही है, लेकिन उससे अलग भी कहानियों की रचना हो रही है, जिसमें ग्रामीण वर्ग भी शामिल है, जिसमें उच्च वर्ग भी शामिल है। गांव और शहर दोनों को आधार बनाकर कहानियाँ लिखी गई। हिंदी कहानी में नए प्रयोग कुछ कम हुए, फैंटेसी तो बहुत ही कम लिखी गई, किंतु इनके अभाव में हिंदी कहानी के शिल्प विधान में बराबर निखार आता गया। जीवन की विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग हिंदी कहानी में बराबर होता रहा। कहानी में व्यंग्य के साथ गतिशील यथार्थ के संवेदनशील चित्रण पर अधिक बल रहा। कहानी निरंतर विकासमान विधा है। इस विधा का भविष्य उज्ज्वल है। यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने समग्र साहित्य के समक्ष जो चुनौतियां प्रस्तुत की है, कहानी भी उससे प्रभावित हुई है। तथापि श्रेष्ठ कहानी साहित्य का प्रयोग वह मीडिया भी कर रहा है। धन्यवाद।